अस्सलाम वालेकुम। अल हक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम पीपीएससी का एक और पेपर देखने जा रहे हैं जो कि असिस्टेंट का है, 16th ग्रेड का है। और डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज को वन बाय वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का एमसीक्यूज पूछा गया है। टू पुट अप विद मीन्स, टू पुट अप विद का क्या मतलब है यहाँ पे पूछा गया है। तो टू पुट अप का इन एक्चुअल जो मतलब होता है, अगर हम इसके अपने मीनिंग्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, कोई भी अनप्लीजेंट मोमेंट है, या फिर हम कह देते हैं कि कोई भी अनसेटिस्फैक्ट्री थिंग है, या फिर कोई भी किसी चीज को बेयर करना, टॉलरेट करना, एक्सेप्ट करना, अनसेटिस्फैक्ट्री चीजों को यानी गुजारा करना। तो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड, टू एडजस्ट, टू टॉलरेट और टू एकोमोडेट में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो टू टू टॉलरेट है। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कहती हूँ, आई डोंट नो हाउ यू पुट अप विद दिस जॉब, किस तरह तुम इस जॉब पे गुजारा करते हो या वहाँ रहने वाले स्टाफ के साथ गुजारा करते हो, तो ये आ जाएगा मेरे पास सेंटेंस टू पुट अप विद का। सेकंड एमसीक्यूज देखते हैं। विच कंट्री फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान, वो कौन सा मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट किया 14 अगस्त 1947 को। तो वो ईरान है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट एम्बेसी सबसे पहले किस मुल्क में ओपन की, तो वो ईरान है। और ईरान ने अपनी फर्स्ट एम्बेसी जो है वो पाकिस्तान में ओपन की। ईरान ने अपनी फर्स्ट एम्बेसी, लेकिन वो कौन सा मुल्क है जिसने अब सबसे पहले पाकिस्तान में एम्बेसी ओपन की, तो वो है इजिप्ट यानी मिस्र। ये तीन चार एमसीक्यूज बन जाते हैं इसके साथ। इसके अलावा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द लेक्चर द टीचर स्टूड डैश डाइस। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑन होगा, क्योंकि एट भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। टू द डाइस तो बिल्कुल नहीं ठीक, और ऑफ डाइस भी ठीक नहीं होगा, ये तो ग्रामर है, कॉमन है। सिनोनिम ऑफ पाल्ट्री इज, पाल्ट्री का जो मतलब होता है ना वो होता है बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल हकीर कह सकते हैं उसको, सिनोनिम पूछा गया। ठीक है। तो बाकी को वन बाय वन देखते हैं और देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा। तो एडमायरेबल, एडमायरेबल का मतलब होता है काबिले तारीफ, तो मामूली सा उसके साथ बिल्कुल नहीं मिलता। वैल्यूएबल को देखते हैं तो उसका मतलब होता है कि कीमती। इसके अलावा इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है गैर मामूली, या फिर मामूली भी इसको ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इररिप्लेसेबल, इररिप्लेसेबल का मतलब होता है नाकाबिले तलाफी। तो इनमें जो मोस्ट पाल्ट्री के साथ मिलता जुलता है वो इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल मामूली। तो सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वाला, और एंटोनिम मीन्स ऑपोजिट वर्ड। Select the pair which has same relationship, wisdom and sagacity. विजडम का जो मतलब होता है वो होता है हिकमत या फिर दानाई, और सगेसिटी का भी मतलब होता है समझदारी। तो दोनों आपस में किस तरह रिलेट करते हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं, पेयर पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उनको देखते हैं। डेनिग्रेट, डी वैल्यू, यहाँ पे डेनिग्रेट का जो मतलब होगा वो है बदनाम, और डी वैल्यू कदर कम करना। प्राइमरी या सेकेंडरी वो एक लेवल आ जाता है, छोटा लेवल बड़ा लेवल, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सर्च और क्वेस्ट यानी किसी चीज को देखना, सर्च करना, फाइंड करना। क्वेस्ट यानी किसी चीज की जुस्तजू। हाईवे एंड जंक्शन, हाईवे जो है वो रोड को कहते हैं और जंक्शन किसी मोड़ को कहते हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सर्च एंड क्वेस्ट होगा। उसके बाद पैसिव वॉइस ऑफ द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर। जो मेयर होता है हम ये कह सकते हैं कि ये जिला का सरबराह जो होता है ना उसको कहा जाता है। तो इसका पैसिव वॉइस देख लेते हैं। हिम वाज इलेक्टेड मेयर द पीपल, बिल्कुल गलत होगा, हिम पहले नहीं आएगा।
फिर ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय पीपल, उसे लोगों ने मेयर इलेक्ट किया। मेयर इज इलेक्टेड बाय पीपल, ये भी रोंग होगा, इज इलेक्टेड। अगर होता ना कि पीपल इलेक्ट्स हिम मेयर, तो यहाँ पे इज आ जाता पैसिव वॉइस में, बट यहाँ पे है इलेक्टेड हिम, तो हम यूज करेंगे ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल, तो लास्ट वाला भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद अंजुमन हमायत इस्लाम was founded in। अब ये अंजुमन हमायत इस्लाम, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये एक तहरीक थी या मूवमेंट थी जो कि लाहौर में मस्जिद बिकन जो है वहां पे ये चलाई गई थी, वहां पे उसका आगाज हुआ था। और अगेंस्ट ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, आज़ादी हासिल करने के लिए ये जो मूवमेंट है ये चलाई गई थी 22 सितंबर 1884 में, 22 सितंबर 1884 में। और इसके जो फाउंडर थे वो खलीफा हमीदुद्दीन थे। और सर इल्लामा इकबाल जो हैं वो एज अ पोएट इस जो हैं अंजुमन के मेंबर रहे, और उन्होंने अपनी पोइट्री के जरिए जो है इस अंजुमन में जैसे कहते हैं एक जगाने वाली फिजा कायम की लोगों के लिए। और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो अब्दुल कादिर थे, जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जो है 1921 में सॉरी जज भी रह चुके हैं। तो ये डिफरेंट इससे रिलेटेड अंजुमन हिमायत इस्लाम से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका कंप्लीट बैकग्राउंड देखना पड़ता है, किसने क्या किया, इसके अंदर कौन कौन शरीक था, किसने कौन इसका फाउंडिंग मेंबर था, कौन वैसे शामिल था, और कौन प्रेसिडेंट था। ये इन चीज़ों का हमें साथ आइडिया होना चाहिए, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो नेक्स्ट टाइम हमें वो चीज़ याद हो। विच ईयर वॉज डॉक्टर अब्दुल सलाम अवार्डेड नोबेल प्राइज। डॉक्टर अब्दुल कलाम का बहुत नाम है, वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट जो हैं पाकिस्तान के रहे। नोबेल प्राइज जो है उन्हें 1979 में दिया गया। और इसके अलावा जो कहा जाता है उनके बारे में कि वो फर्स्ट पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज 1979 में विन किया। और इस्लामी मुमलकत में जो है फर्स्ट जो थे जिन्होंने विन किया था अनवर सादात थे, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। मिस्र के तीसरे सदर जो थे अनवर सादात, उन्हें पहला जो है नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन सेकंड जो मुसलमान हुकूमत है या मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें सेकंड नोबेल प्राइज डॉक्टर अब्दुल कलाम को दिया गया। अगर इस लिहाज से पूछते हैं तो वो भी पता होना चाहिए। और इम्पोर्टेंट ये भी पॉइंट है कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो है किसको नोबेल प्राइज मिला, तो वो डॉक्टर अब्दुल कलाम है साइंस में। ओल्ड वुमेन लिव्ड अलोन विद डैश टू लुक आफ्टर डैश। तो यहाँ पे हम सबको मैच करके देखते हैं कौन सा यहाँ पे अथेंटिक वाला यूज होता है। द ओल्ड वुमेन लिव्ड अलोन विद समवन टू लुक आफ्टर हर, तो ये करेक्ट जो है वो नहीं बन रहा आंसर। सेकंड है विद एनीवन टू लुक आफ्टर हर सेल्फ, तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। शी लिव विद एवरीवन टू लुक आफ्टर शी, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। लास्ट है द ओल्ड वुमेन लिव्ड अलोन विद नो वन टू लुक आफ्टर हर, ये करेक्ट वाला इसका ऑप्शन होगा। An international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designation is। अब ये एक स्टेटमेंट तो बड़ी है, और हम कहते हैं कि स्टेटमेंट जो बड़ी होती हैं वो नहीं आती। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बड़ी स्टेटमेंट है और इसके बारे में पूछा गया है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि इसमें क्या बात की गई है। तकरीबन मई 1969 में वीना कन्वेंशन जो है ये चलाई गई थी 1969 में। ये कहा जा सकता है कि जब कोई लॉ ऑफ ट्रीटी इसे कहा जाता है, वीना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटी। ट्रीटी जो होता है ना, ये कोई भी इंटरनेशनल लॉ को कहा जाता है, या फिर कोई भी अग्रीमेंट दो कंट्रीज के दरमियान जो होता है ना उसे कहा जाता है। तो ये भी कहा जाता है कि दो अगर मुमालिक के दरमियान कोई भी अग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसको भी ट्रीटी का नाम दिया जाता है।
तो यहाँ पे जो है डिफरेंट पार्टीज के दरमियान जो है सिग्नेचर्स होते हैं। और यहाँ पे ये भी होता है कि डिफरेंट इसमें पार्टीज शामिल होती हैं। ये जो वीना कन्वेंशन है ना, इसमें तीन किस्म की पार्टीज जिनमें ब्लू पार्टी जो है वो मेंशन करती है सिग्नेचर्स, जो पार्टीज होती है ना जिनके दरमियान वो मुआहिदा होता है। इसके अलावा कुछ और पार्टीज होती हैं जो कि उसका हिस्सा नहीं होती, बस एज अ मेंबर मौजूद होती हैं, तो वो उनका पिंक या रेड कलर होता है। इसके अलावा जो पार्टीज इंक्लूड होती हैं उनका ब्लू कलर, उनको ब्लू से मेंशन किया जाता है, और सिग्नेचरीज जो होते हैं उनको येलो कलर से मेंशन किया जाता है। अगर मजीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, बाकी जो है हेग कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, ये इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जेनेवा कन्वेंशन भी नहीं है इसका करेक्ट ऑप्शन। बाबा फरीद बिलोंग्स टू विच सूफी ऑर्डर? तो जो सूफी ऑर्डर्स हैं ये मुख्तलिफ इकसाम के होते हैं, लाइक नक्शबंदी हो जाता है, सहरवर्दी हो जाता है। इसके अलावा चिश्ती, कादरी, शाह, ये सारे जो है ना ये सूफी ऑर्डर्स हैं। तो जो बाबा फरीद जिनका पूरा नाम फरीदुद्दीन गंज शक्कर है, वो पंजाबी मुस्लिम शायर रहे हैं और पाकपतन से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे बरीड है। तो उनका जो सूफी ऑर्डर है वो चिश्ती है, या चिश्तिया जिसे कहा जाता है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। स्टोक इज टू कुक देन। अब यहाँ पे स्टोक इज टू कुक देन पूछा गया है। तो जो इसमें चीज पूछी गई है कि जो चूल्हा है वो कुक करने के लिए है, ठीक है। तो सन हीट के लिए होगा, मून, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जैसे स्टोक इज टू कुक, हमने खाना बनाना है तो उसके लिए हम चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, हीट के लिए हम सन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट पेयर होगा कैट इज टू किटन देन, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा। तो इससे रिलेट कौन सा होगा? डक और कैट बिल्कुल नहीं होगा। बियर एंड डियर, रीछ और हिरन बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ दीज। काउ और काव यानी गाय, और गाभन यानी गाय का बच्चा। तो कैट इज किटन से काउ टू इज टू काफ कह सकते हैं। सेलेक्ट द पेयर विच हैव द सेम रिलेशनशिप आफ्टर बिफोर। अब पहले आया आफ्टर, फिर आया बिफोर। अब हम फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रेजेंट और पास्ट किसी हद तक होगा, लेकिन आफ्टर एंड बिफोर से ये बिलोंग नहीं कर रहा। इसके अलावा बात करते हैं कॉन्टेम्परेरी एंड हिस्ट्री। कॉन्टेम्परेरी भी जो वर्ड है, हम इसे कह सकते हैं दैट इट इज अकरिंग इन प्रेजेंट एट द सेम टाइम। हिस्टोरिक की बात करते हैं तो पिछली बात की गई है। अगर बात करते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर की, तो ये बिलोंग करता है आफ्टर एंड बिफोर। कैसे? सक्सेसर यानी जो बंदा बाद में हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। प्रीडिसेसर जिससे वो जीत गया होता है, यानी अगर मेरे पास कोई एक्स पर्सन मौजूद है ना, यानी एक ऑफिस में पहले से एक पर्सन काम कर रहा था, ठीक है, उसे मैं प्रीडिसेसर का नाम दूंगी, और सक्सेसर जो अब उसकी जगह पे आ गया। तो आफ्टर एंड बिफोर जो है इन्हीं से बिलोंग करते हैं। ही डैश द बैंक व्हेन पुलिस कॉट हिम। ही यहाँ पे स्टीलिंग तब हम यूज करते हैं अगर वॉज होता, ठीक है। तो स्टीलिंग रॉन्ग आंसर है। स्टोल द बैंक व्हेन पुलिस कॉट हिम, ये भी गलत है। ही वॉज स्टीलिंग द बैंक व्हेन पुलिस कॉट हिम, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। हेड स्टोल भी गलत ऑप्शन है। हु इज ट्राइंग टू डिफेंड यू? हेयर हु इज। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है एंड पे, हु इज ट्राइंग टू डिफेंड यू, कौन तुम्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो ये फौरन हमारे माइंड में आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अगर हम बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, तो टू पॉइंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स, हम जो है डिमोन्स्ट्रेटिव का नाम लेंगे। यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया। इंटेंसिव की बात करते हैं तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करने के लिए किसी भी सेंटेंस में इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ जो है हम यूज करते हैं वो इंटेंसिव प्रोनाउन में आते हैं। इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि एंड पे क्वेश्चन मार्क आता है, और वैसे स्टार्ट में हुज, whom, व्हाट, वाई, वेयर, हु, ये सारे हम इस्तेमाल करते हैं। अगर पोजेसिव को देखते हैं तो ये इंडिकेट करता है किसी भी पर्सन की ओनरशिप को, जैसे माइन हो गया, यूअर्स हो गया, हर्स हो गया, हिज हो गया, ये सारे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं। तो ये सिंपल सा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाला। बाकी जो है करना चाहें
तो कर सकते हैं। उसके बाद 17 की तरफ मूव करते हैं। सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप, अम्ब्रेला रेन। अब अम्ब्रेला जो है बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल होती है। अब लाइट साइट, रोशनी देखने के लिए इस्तेमाल होती है, बट ये कोई बैठ नहीं रहा, एग्जैक्ट वे में नहीं आ रहा। ग्लेयर स्टेयर, ग्लेयर यानी गुस्से से देखना, स्टेयर भी गुस्से से किसी को तकना या देखना। वैक्सीन डिजीज, अब ये किसी हद तक अम्ब्रेला और रेन से मिलता है, यानी वैक्सीन डिजीज से बचाव के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे अम्ब्रेला बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल होती है, वियर वूल जो है वूल पहने। ठीक है, गर्म चीजें, गर्म कपड़े पहने, तो वो भी एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। तो वैक्सीन एंड डिजीज जो है वो करेक्ट पेयर होगा, जो कि अम्ब्रेला और रेन से रिलेशन रखता है। फेमस बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट इज रिटन बाय, तो ये जो डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो को कहा जाता है। और ये सबसे कम उम्र की जो है, तकरीबन 35 ईयर्स की एज में पाकिस्तान की पहली वुमेन जो है प्राइम मिनिस्टर बनी, बेनजीर भुट्टो। इसके अलावा बेनजीर भुट्टो जो हैं, इनसे रिलेटेड इनका ये जो है फेमस बुक जो इनकी है, ये तकरीबन 1988 में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा भी मैंने बताया नोन एज डॉटर ऑफ द ईस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं उनकी गवर्नमेंट की कि कब से कब तक वो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रही हैं, तो तकरीबन 1988 से 1990 तक जो है फॉर द फर्स्ट टाइम वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रही हैं। और अगर सेकंड टाइम की बात करते हैं, तो सेकंड टाइम तकरीबन वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं 1993 से 1996 तक, टू 96। 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद वो बाहर चली जाती हैं। उनको जो है मुल्क बदर किया जाता है। उसके बाद तकरीबन 2007 में उनकी वापसी होती है, इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस के नतीजे में वो जो है पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। लेकिन 27 दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में जो है अटैक की वजह से उनके ऊपर उनकी जो है डेथ हो जाती है। ये कंप्लीट जो है बेनजीर भुट्टो के बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। द एंटोनी ऑफ एग्रीजियस इज। अब हम वर्ड एग्रीजियस का मीनिंग देखते हैं, उसके बाद बाकी मूव करेंगे। एंटोनिम ऑफ एग्रीजियस, कोई भी वर्ड जब हम देखते हैं तो पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम जो है उससे रिलेटेड बाकी वर्ड्स को लेके चल सकते हैं। तो एग्रीजियस का मतलब होता है कोई भी शॉकिंग या जबरदस्त शौक जैसे लगता है, या वेरी बैड या एक्सट्रीमली बैड कोई भी चीज हैपन होती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो जबरदस्त इसको कह सकते हैं, या वेरी शॉकिंग कह सकते हैं। तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है आम। एन चेन का मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो किसी चेन में बाइंड की गई है। एक्विट का मतलब है कि फ्री फ्रॉम क्रिमिनल चार्ज, यानी कोई भी पर्सन है वो क्रिमिनल चार्ज से जब फ्री होता है तो उसे हम एक्विट कहते हैं। इसके अलावा कॉन्ज्यूमेट, तो कॉन्ज्यूमेट जो है इसका मतलब होता है कंप्लीट, मुकम्मल। तो इनमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा एंटोनिम ऑफ एग्रीजियस, जबरदस्त का मामूली। तो आम, ऑर्डिनरी हम इस्तेमाल करेंगे वर्ड इसके लिए, ऑपोजिट इससे। द इडियम टू बरी द हैशिट मीन, अब टू बरी द हैशिट। अब ये जो हैशिट वर्ड है, ये कोई भी तेज धार चीज को हम कह सकते हैं। कोई भी ब्लेड हो सकता है जो कि जब आपने किसी को हिट करना होता है तो वो कट लगा देता है, खून निकाल देता है। तो ये हैशिट होता है, यानी तेज धार चीज। टू बरी द हैशिट, तो यहीं से हमें पता चल जाता है कि दबा देना बात को खत्म करना, या फिर फ्रेंडली बिहेवियर में ले आना। ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब क्या होगा, टू मेक पीस। टू मेक फुलिश चॉइस जो है ये भी रॉन्ग आंसर होगा। टू मेक अ रॉन्ग डिसीजन भी गलत आंसर होगा। टू लूज समथिंग। टू बरी द हैशिट यानी लड़ाई खत्म करते हैं, दोबारा फ्रेंडशिप जो है वो कायम करते हैं। तो इसके लिए हम जो है टू मेक पीस का वर्ड जो है इस्तेमाल करेंगे। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड एज बाबुल इस्लाम। तो बाबुल इस्लाम जो है वो सिंध को कहा जाता है। सिंध को क्यों कहा जाता है बाबुल इस्लाम? क्योंकि जो सिंध है इट इज गेट वे ऑफ इस्लाम। 712 कॉमन इरा जो थी
मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 में सिंध को फतह किया था। और इट इज फर्स्ट स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन साउथ एशिया। इस वजह से सिंध को कहा जाता है कि दैट दिस इज बाबुल इस्लाम, या फिर द गेट वे ऑफ इस्लाम। इसके अलावा नेम द फर्स्ट मुस्लिम हिजाब वुमेन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इजराइल पार्लियामेंट इन मार्च 2020 इलेक्शंस। तो इलेक्शंस की बात करते हैं तो 4 मार्च 2020 को नेसिट, अगर इजराइल पार्लियामेंट नहीं पूछते तो KNESSET का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है इसकी जगह पे, जो कि इजराइल पार्लियामेंट का नाम है। तो ईमान खातिब यासीन जो है, ये फर्स्ट हिजाब वुमेन है एज अ मेंबर ऑफ इजराइल पार्लियामेंट, जो है वो इलेक्टेड हुई, और अभी भी वो मौजूद हैं एज अ यूके, कोई उनकी यूनियन है उनके मेंबर के तौर पर। Military courts are established in Pakistan through 21st for the period of। अब ये देखते हैं ये क्या है। मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं वो इस्टेब्लिश की गई पाकिस्तान के अंदर कि टेररिज्म के अगेंस्ट जाके केसेस रिलेटेड टू टेररिज्म जो हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए जजेस और लीगल प्रोफेशनल्स जो हैं, जो आर्मी से, नेवी से या एयरफोर्स के मेंबर्स जो हैं और इससे बिलोंग करते हैं। 21st जो है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, उसके नतीजे में 2015 में जो है 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं उनको बनाया गया, ताकि ये जो पिशावर में हादसा पेश आया था पिशावर के स्कूल में, उस केस को देखने के लिए, उसको सॉर्ट आउट और टेररिज्म के अगेंस्ट जो है तमाम चीज़ों को का हल निकालने के लिए मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं पाकिस्तान में 2 साल के लिए इस्टेब्लिश की गई। 21st अमेंडमेंट थी 2015 में। इसके अलावा केटी बंदर इज लोकेटेड इन। अब ये केटी बंदर जो है ये एक बंदरगाह से जो है ना, केटी बंदरगाह, ये कराची में यानी सिंध में लोकेटेड है। और ये एक माइनर सी पोर्ट है, थर जो है ना, थर्ड डिस्ट्रिक्ट में वहां पे मौजूद है ये। इसके अलावा नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मलाला यूसुफजई से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ग्रेजुएटेड फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी, इन डेज में उनकी मैरिज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको अवार्ड जो है नोबेल पीस प्राइज जो है उनको कब दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो मलाला यूसुफजई ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लैंड में जो है, जो कि मौजूद है, 2020 में ग्रेजुएट किया, और जब कोविड चल रहा था। इसके अलावा मलाला यूसुफजई की शादी जो है अभी रिसेंटली असर मलिक से हुई है 2021 में। 2014 में 17 साल की उम्र में मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज दिया गया, और तकरीबन 9 अक्टूबर 2012 को सवात में उन पर कातलाना हमला किया गया था, और उनके जो बुलेट है उनके सर में लगी थी, जिनकी वजह से वो अनकॉन्शियस रही। पहले इस्लामाबाद हॉस्पिटल में एडमिट रही, बट तबीयत ना ठीक होने पर उनको यूके में मुंतकिल किया गया, और वहां पे जो है वो बेहतरी की तरफ आई। और इन्होंने इस सबसे पहले, यानी पहले भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान एजुकेशन एक्टिविस्ट जो हैं वो स्टार्ट से हैं। उन्होंने टेररिज्म के अगेंस्ट भी जो ऑपरेशन राहे रास्ता मई 2009 में, वो भी मलाला यूसुफजई ने कहाँ पे चलाया था, सवात में। इसके अलावा फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हेन मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि कुछ अरसे के लिए बनती है, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट, अगर एक का इलेक्शन नहीं हुए, नेक्स्ट गवर्नमेंट का आगाज नहीं हुआ, डिले हो गया है किसी वजह से, तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंट बनती है, नहीं पता होता कि ये कब डिसॉल्व हो जाए, कब खत्म हो जाए नेक्स्ट गवर्नमेंट के आने तक। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इंटरिम गवर्नमेंट 1946 में ज्वाइन की थी। और ये ज्वाइन क्यों की थी, 25 अक्टूबर 1946 में ये ज्वाइन की थी। और बरतानवी हुकूमत के साथ ना, बरतानवी जो हुकूमत है उनके साथ अपने राइट्स के लिए बात करने के लिए, और
उनका उनको इस चीज का एहसास दिलाने के लिए कि हमारे जो हैं अपने पॉलिटिकल जो राइट्स हैं उनके लिए भी हम जो है बोलना चाहते हैं। तो उसके लिए मुस्लिम लीग ने जो है इंटरिम गवर्नमेंट जो बरतानवी हुकूमत थी उसको ज्वाइन किया था। मीनिंग ऑफ टेक अप। नेक्स्ट है 27 MCQs। द मीनिंग ऑफ टेक अप इज, टेक अप का मतलब होता है शुरू करना या उठाना। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन इज इन। तो पॉपुलेशन जो है साउथ एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, क्यों है साउथ एशिया में? सबसे पहले तो इंडिया यहाँ पे आता है, और इंडिया वो मुल्क है जिसमें तकरीबन 1.4 जो बिलियन है वो पॉपुलेशन मौजूद है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किस मुल्क में पॉपुलेशन मौजूद होगी, वो इंडिया है। तो इंडिया जो है वो साउथ एशिया में मौजूद है इस वजह से भी, और साउथ एशिया में पाकिस्तान भी आ जाता है, और पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पर है पॉपुलेशन के लिहाज से। और इसके अलावा ये जो है 2024 में इसका अप्रोक्सीमेट लगाया गया है कि तकरीबन 25.29 जो पॉपुलेशन है ना, 100 में से 25.29% की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में मौजूद है, सॉरी साउथ एशिया में मौजूद है, साउथ अफ्रीका नहीं। तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में से तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की, तो इसमें तकरीबन जो पॉपुलेशन मौजूद है यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। साउथ एशिया में तकरीबन 2.04 बिलियन पॉपुलेशन मौजूद है, 2.04 बिलियन पॉपुलेशन मौजूद है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया की, तो तकरीबन 675 मिलियन जो है पॉपुलेशन मौजूद है साउथ ईस्ट एशिया में, ये बिलियन है। और ये 675 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। इसमें इंडोनेशिया आ जाता है, बर्मा आ जाता है, थाईलैंड आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो यूरोप है, यूरोप में आ जाता है नीदरलैंड, रशिया, जर्मनी, यूक्रेन। ये तकरीबन 1.4 बिलियन, सॉरी यूरोप, यस 1.45 बिलियन, यूरोप 1.45 बिलियन पॉपुलेशन जो है वो यूरोप में चली जाती है। तो ये 2.04 है, ये 1.45 है, और ये 615 मिलियन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ पॉपुलेशन, तो वो मौजूद है साउथ एशिया में। ये भी देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस मुल्क में है, पॉपुलेशन के लिहाज से कौन सा सबसे पहले नंबर पर है, तो वो है इंडिया। और दूसरे नंबर पर है चाइना। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो है वो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा फोर्थ नंबर पर इस्लामिक मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है, और फिफ्थ नंबर पर जो है वो पाकिस्तान है। तो ये नंबरिंग भी पूछी जा सकती है, उसके रिगार्डिंग याद रखें। इसके अलावा 29 MCQs देख लेते हैं। विच रिवर फ्लोज इन बलोचिस्तान। तो रिवर्स को वन बाय वन देख लेते हैं। जोब रिवर है हमारे पास, गोमल रिवर है, इसके अलावा दश्त रिवर है। तो इन रिवर्स को अगर हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम जोब रिवर को देखते हैं। जोब रिवर, तो जो मेल्ट वाटर आता है सुलेमान माउंटेन का, वो जोब रिवर में आके गिरता है, और ये जोब रिवर बनाता है। गोमल रिवर की बात की जाती है तो गोमल पास से गोमल रिवर को याद रखा जा सकता है। ये अफगानिस्तान और फाटा के दरमियान जो है उस साइड पे मौजूद है। और ये भी कहा जाता है कि ये बोलान पास और खैबर पास के दरमियान मौजूद है। कहा नहीं बल्कि मौजूद है ये। इसके अलावा अगर हम दश्त रिवर की बात करते हैं, तो ये मकरान रीजन की तरफ मौजूद है। और तमाम ये जो रिवर्स हैं ये जाके अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं। तो हैं ये तमाम रिवर्स बलूचिस्तान में मौजूद। तो जोब रिवर, दश्त रिवर एंड गोमल रिवर, ऑल ऑफ दीज रिवर्स फ्लो इन बलूचिस्तान। इसके अलावा डायआर्ची सिस्टम फर्स्टली यूज्ड इन सब कॉन्टिनेंट बाय। डायआर्ची सिस्टम का मतलब होता है दो अमली हुकूमत, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। यानी एक गवर्नमेंट को एक तो सेंट्रल लेगिस्लेचर में डिवाइड करना, और एक सेंट्रल लेगिस्लेचर को दो हाउसेस में डिवाइड कर देना। दो हाउसेस, एक सेंट्रल हाउस और एक प्रोविजनल हाउस, इस तरह
जो है ये डायआर्ची जो है सिस्टम बन जाता है। तो डायआर्ची सिस्टम सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बरतानवी हुकूमत ने ही बनाया था। इन द अगर एक्ट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल सब्जेक्ट के नतीजे में और जो पॉपुलेशन थी उसके लिहाज से जो है ये जो सेंट्रल एंड प्रोविजनल सब्जेक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर जो है ये डायआर्ची सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था। ब्रिटिश इंडिया जो थे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 30 MCQs के बाद 31st की तरफ। साइक्लोन इज बेसिकली, साइक्लोन जो है वैसे तो इसका मतलब होता है कि तूफान। तो बेसिकली क्या है? वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स, परमानेंटली फ्रोजन लेयर, नन ऑफ दीज। तो साइक्लोन एक जैसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड जो है वो विंड्स का मूवमेंट जो है, जहाँ पे बिल्कुल लो प्रेशर के अराउंड विंड्स की मूवमेंट होती है, इसको साइक्लोन कहा जाता है। तो लार्ज सिस्टम ऑफ विंड्स जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके अलावा नेक्स्ट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। विच टर्म इज रोंग इन दिस सीरीज? अब सीरीज हम लोग देख लेते हैं कैसे रोंग होगी। अब यहाँ पे हमारे पास 140 है, 340 है, 540, 730। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि हम लोग करते हैं 340 माइनस 140। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, यहीं से देख लेते हैं। 340 माइनस 140 200 होता है। फिर हमने अगेन किया किया 340 में से 140 को माइनस कर दिया। फिर हमने क्या किया 540 में से 340 को निकाला, तो हमारे पास अगेन जो है वो हमारे पास आंसर 200 आता है। बट एज कम्पेयर टू इट 730 में से 540 निकालेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास 190 निकलेगा, 200 नहीं आएगा। इसी तरह 940 में से 740 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो 110 हो जाता है। ठीक है, सॉरी 210 हो जाता है 940 में से 730 निकालते हैं तो। अगर 1140 में से 940 निकालते हैं तो वो हमारे पास 200 बचता है। तो यहाँ पे जो सीरीज को डिस्टर्ब कर रहा है वो कौन सा डिजिट है? 730। 730 जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रोंग इन दिस सीरीज जो है वो 730 होगा। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। पी की पावर 6R इज इक्वल टू 3 6 C 6 CR इज इक्वल टू 15। तो ये जो PR CR है इसको हम कहते हैं परमेंटेशन एंड कम्बिनेशन। PR को परमेंटेशन एंड CR को कम्बिनेशन। अब इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को कि PR इज इक्वल टू 360 एंड CR इज इक्वल टू 15। तो हमने R फाइंड आउट करना है। अब हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसके जरिए हम इस PR और CR को निकाल लेते हैं। PR 6 इज इक्वल टू CR मल्टीप्लाई बाय R। ठीक है, ये वाला हम लोग ना फॉर्मूला यूज करके देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ठीक आता है या नहीं। तो PR हमारे पास 360 था, CR जो था हमारे पास वो क्या आया था 15, और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टीप्लाई बाय R कर दिया, 360 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू R। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं। कैसे? मैं कर लेती हूँ। 24 मेरे पास आंसर आता है, और यहाँ पे जो मेरे पास 6 था, ये वाला जो 6 है वो, ये जो 6 है उनके साथ जाके मैं करती हूँ 4 × 3 × 2। तो वो जो 6 है वो यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास पीछे जो आंसर है वो 4 निकलेगा। ये 3 और 2 जो है इसको मैं निकाल दूंगी, तो मेरे पास करेक्ट आंसर जो है वो 4 होगा, और ये R की वैल्यू होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। क्वेश्चन 34 भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ मैन वॉकड फॉर 1/3 hour एंड देन गॉट एन ऑटोमोबाइल राइड फॉर 1/2 hour। व्हाट इज पार्ट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड ही राइड ऑन ऑटोमोबाइल? तो हम इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले आदमी जो है वो वॉक करता है, तो वॉकिंग का हम कहते हैं कि 1/3 और
वॉकिंग का कर लेते हैं 1/3, और 1/3, और राइड का हम कर लेते हैं 1/2, और अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं 1/3 और 1/2 को। इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, वॉकिंग एंड राइटिंग। W&R से मेंशन कर देती हूँ। W&R इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2। इसका मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 6। यहाँ पे 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2, प्लस 3 2s are 6 एंड 2 1s are 2, तो 3 1s are 2, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा 5/6। अब मैंने इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, मेरे पास ये टोटल आया है, इसमें से मैंने फाइंड आउट क्या करना था कि मेरे पास जो है ऑटोमोबाइल से उसने कितना जो है कंज्यूम्ड, कितना पार्ट ऑफ टाइम उसने कंज्यूम किया है ऑटोमोबाइल से। तो मैं कहती हूँ कि 1/2 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5/6, 1/2 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5/6। तो मैं लिख लेती हूँ 1/2 व्हाट पार्ट ऑफ 5/6। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं अगर व्हाट पार्ट की जगह पे 1/2 डिवाइडेड बाय 5/6 कर देती हूँ व्हाट की जगह पे। ठीक है, तो डिवीजन है, जब मल्टीप्लीकेशन पे लेके आऊंगी तो मेरा क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/5, 2 3s are 6 आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे मेरा आंसर होगा 3/5, 3/5। अब मैंने 3 को अंदर रखना है, 5 से डिवाइड कर देना है, तो 0 पॉइंट वैसे ही, और यहाँ पे 5 6 जार 30 हो जाएगा। मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा वो 0.6 होगा। इस तरह मेरा जो एमसीक्यूज है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ये सारा जो है रफ पर जब पेपर सामने हो तो आप रिजॉल्व कर सकते हैं इस तरह एमसीक्यूज को, अगर इससे रिलेटेड आता है तो इस तरह हमारे पास 0.6 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, हाउ मच मैनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर we can cut from a cuboid of dimensional of 10 centimeter, 12 centimeter and 15 centimeter। हम एक क्यूबॉइड ले लेते हैं, तीनों पार्ट्स को, एक को हम 10 का नेम दे देते हैं, एक को 12 का और एक को 15 का, और 1 सेंटीमीटर को तीनों से डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मेंशन है, नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1, 12 डिवाइडेड बाय 1, 15 डिवाइडेड बाय 1। मल्टीप्लाई आपस में इसलिए हो रहे हैं कि तीन पार्ट्स हैं क्यूबॉइड के। तो इस तरह मैंने क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 1800 आंसर आएगा, और यही मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, हाउ मेनी ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट। किसी भी स्टेट को बनाने के लिए, किसी भी मुमलकत को बनाने के लिए कितने ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है। एक रियासत को बनाने के लिए कितने ऑर्गन्स जो हैं वो चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑर्गन्स जो हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी। कौन कौन से हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पॉपुलेशन होगी, जस्ट एब्रीविएशन से मेंशन करूंगी। कोई ना कोई टेरिटरी होगी, कोई ना कोई गवर्नमेंट होगी, इसके अलावा सोवेरेनिटी होगी, उस मुल्क की अपनी सोवेरेनिटी, यानी जैसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल सोवेरेनिटी होगा, अपने वतन में अमन और अमान कायम रखने के लिए कोई भी रद्द अमल अख्तियार करना। तो ये जो मेरे पास पहली दो है ना, या P&T, यानी पॉपुलेशन एंड टेरिटरी, ये फिजिकल बेस ऑफ द स्टेट होंगी। लेकिन अगर मैं गवर्नमेंट और सोवेरेनिटी की बात करती हूँ तो ये पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल जो बेसिस हैं वो स्टेट के होंगे। इस तरह 4 जो ऑर्गन्स हैं वो मिलकर एक कंप्लीट स्टेट बनाते हैं। तो 4 ऑर्गन्स जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे पास। व्हाट इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका की जो करेंसी है वो हमारे पास है रुपी। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया की भी जो करेंसी है वो भी रुपी ही होगी। डॉलर जो है वो यूएस की है। इसके अलावा जो टका है, 37 एमसीक्यूज है। जो टका है ये बांग्लादेश की है करेंसी, और जो लीरा है ये तुर्की की जो है वो करेंसी है। तो रुपी रुपी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद मुस्लिम लीग स्टार्टेड द डे ऑफ डिलीवरेंस इन, डे ऑफ डिलीवरेंस यानी योम निजात। योम निजात जो है पाकिस्तान का कब मनाया जाता है या कब मनाया गया, ये जो इसके इससे रिलेटेड ये भी पूछा जा सकता है कि किसने डे ऑफ डिलीवरेंस जो है वो अजाइन किया था।
या फिर इसे डे ऑफ डिलीवरेंस का नाम किसने दिया था? वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने यौम निजात का नाम दिया। 22 दिसंबर 1939 को, 1939 में, जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स पे थे ना, जो इंडिया पे रूल कर रहे थे, जब वर्ल्ड वार टू स्टार्ट होने लगी, तो बरतानवी हुकूमत का साथ ना देकर उन्होंने कहा कि हमने वर्ल्ड वार टू में पार्टिसिपेट नहीं करना, इसलिए हम लोग रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त एक मौका मिल गया कि हम लोग जो हैं बरतानवी हुकूमत को सपोर्ट का जो है वो वादा करते हैं और उनका हम लोग साथ देंगे। फिजिकली हम कमजोर हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनका साथ देने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड वार टू में। तो इसके नतीजे में वर्ल्ड वार टू 1939 में ही स्टार्ट होती है और 1945 तक होती है। तो मुस्लिम लीग ने डे ऑफ डिलीवरेंस यानी यौम निजात, जो मिनिस्टर्स थे इंडिया पे रूल करने वाले, उनसे निजात हासिल की थी, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इस वजह से इसे यौम निजात का नाम दिया गया था कि हमें उनसे निजात मिल गई है। फिर इसके अलावा जो है वर्ल्ड वार वन की बात की जाती है, तो 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार वन होती है। ये दो वॉर्स हैं, इनसे रिलेटेड भी एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। येलो रिवर इज लोकेटेड इन, जो येलो रिवर है, इसे मदर रिवर भी कहा जाता है, या चाइना सौरो भी कहा जाता है। ये तकरीबन 7 प्रोविंसेस है, यानी इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना। ये भी कहा जाता है कि ये सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है चाइना की। येलो रिवर है, इसको ये जो है खुशी का बाइस भी रही है, ये गम का बाइस भी रही है। इसमें अगर मदर रिवर की बात करते हैं तो ये प्राइड की अलामत रही है उनके लिए। लेकिन अगर चाइना सौरो के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं तो इसके नतीजे में तकरीबन 1931 में बहुत से लोग जो हैं वो फ्लडिंग के, इसमें जब फ्लड आया तो उसके नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो इस वजह से इसे चाइना सौरो भी कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल डिफरेंट इसके नेम्स हैं। सेकंड लॉन्गेस्ट जो है रिवर है यांगसी, जो है वो फर्स्ट रिवर है चाइना की। उसके बाद येलो रिवर सेकंड रिवर है चाइना की। इसके अलावा इसे हुएंग ही जो है इसका दूसरा नेम है येलो रिवर का, युएंग ही। इसके अलावा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वांट्स टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंग्लिश सॉरी जम्मू कश्मीर के जो हैं आज़ादी, वहाँ के लोग यानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात की गई है यहाँ पे, कि वो आज़ादी किससे हासिल करना चाहते हैं, क्या इंडिया से या पाकिस्तान से, या पाकिस्तान और इंडिया दोनों से। तो मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो आज़ादी हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों से, वो एक अपनी सेपरेट स्टेट चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ओवर द बॉर्डर रीजन क्लेम्ड बाय टू कंट्रीज फॉर एरिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है हमारे लिए कि कन्फ्लिक्ट ओवर द बॉर्डर रीजन, दो कंट्रीज के दरमियान जो है उसको क्या नाम दिया गया या क्या नाम दिया जाता है। तो ये जो है कन्फ्लिक्ट जो हुआ है, इसे नेगोर्नो काराबाख जो है इसका नाम दिया जाता है कन्फ्लिक्ट। ये अजरबैजान जान और आर्मीनिया के दरमियान टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट जो है वो रहा था। और ये जो नेगोर्नो रीजन, तो ये जो नगोर्नो रीजन है ना, इसका कंट्रोल जो है वो अजरबैजान ने ले लिया। तो जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बॉर्डर की जो रीजन है नागोर्नो कराबाख जो है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मीनिया, ये कन्फ्लिक्ट अक्कर हुआ। वट आर साइक्लोन्स इन ऑस्ट्रेलिया नाउन एज। साइक्लोन हमने ऑलरेडी यहाँ पे 31 में डिस्कस किया, तूफान। तो डिफरेंट जो इलाके होते हैं, डिफरेंट जो स्टेट्स होती हैं, वहाँ पे डिफरेंट इकसाम के जो हैं वो साइक्लोन्स आते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन आता है उसका जो नेम है वो इन एक्चुअल विलीज है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हरिकेन की, तो वो अटलांटिक ओशन जो है उसकी तरफ आता है। अगर हम टाइफून की बात करते हैं तो ये चाइना और पैसिफिक ओशन वाली साइड पे आता है। और अगर हम टोर्नाडो की बात करते हैं
तो टोर्नाडो जो है ये ज्यादा यूएस वाली साइड पे आता है, और तमाम बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी तरफ टोर्नाडो आता है एक्सेप्ट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वहां पे पोलर जो है जो साइक्लोन है वो आता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए याद रखना है, विली विली जो है ये साइक्लोन वहां पे आता है। वेन बलोची ट्राइब ज्वाइन पाकिस्तान, जो बलोचिस्तान जो है इलाकी बलोची जो है इन्होंने पाकिस्तान को कब ज्वाइन किया था, तो 29 जून 1947 को एक बलोचिस्तान का एक शाही जिरगा जो है वो बुलाया गया, जिसके नतीजे में उन्होंने साउथ वेस्टर्न जो साइड है या बलोची ट्राइब है उन्हें पाकिस्तान को 29 जून 1947 को ही, यानी आजादी से पहले ही अपने आप को पाकिस्तान का जो हिस्सा है वो जाहिर किया। उसके बाद एक और मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 व्हेन 1 इज एडेड टू ईच नंबर, each of the numerator and denominator. However, if we subtract 5 from each, then it becomes 1/2। अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो वैल्यूज लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा फ्रैक्शन बन जाती है 4/5 व्हेन इज एडेड टू ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो x/y ले लेते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर x/y, न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर नीचे। और उसके बाद x/y उन्होंने कहा है कि व्हेन 1 इज एडेड टू ईच ऑफ द न्यूमरेटर, तो x+1 डिवाइडेड बाय y+1 हो जाएगा इज इक्वल टू 4/5 हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नेम दे देते हैं। सेकंड हमारे पास क्या आता है, however if we subtract from each then it becomes 1/2, यानी हर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से हमने क्या करना है, 5 को माइनस कर दें। 5 y-5 हो गया, y-5। ठीक है, उसके बाद हमने x और y जो है हमने इनको सपोज कर लेना है। x-5 उन्होंने 1/2 का हुआ है। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब इनको इसको जो है हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम करते हैं कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है। ठीक है, अगर हम यूं और यूं लेके चलते हैं और फिर यूं और यूं लेके चलते हैं तो क्या हमारे पास होगा, इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 नहीं मानते हैं, 2 भी नहीं मानते, हम कर लेते हैं 5 × x+1। 5 × x+1 इज इक्वल टू 4 × y+। मे बी ये क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो रिजॉल्व हुआ हो, लेट्स सी, ताकि अगर इशू आता है तो मैं यहीं से डिस्कस कर लूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे मेंशन ये आ गया, यहीं से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये है x+1/y+1 इज इक्वल टू 4/5, x-5 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे उन्होंने पहले ही आंसर को मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी है। इस मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमने जो है लिखा 5 × x+1 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड करने को रहने देते हैं, यहाँ पे हम 4 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 4 × y+1। अब ये हमारे पास दो साइड्स आ गई हैं इस साइड की। अब हमने यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करते हैं कैसे, हम लेते हैं 5x+5 इज इक्वल टू 4y+4। तो यहाँ पे अगर हम 4y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, हम 4y एक साइड पे रख लेते हैं और इज इक्वल टू क्या करते हैं, 5x+5 -4 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4y इज इक्वल टू 5x-1। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन का, इसको मैंने नेम दे दिया। इसी तरह मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 2 × x-5 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 × y-5, तो सिंपली y-5 ही लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 2x-5
और ये -5 को दूसरी तरफ भेज देते हैं सिंपली। तो -5 + 5 मेरे पास क्या आ जाएगा, -5 + 5। तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे +5 है तो 2x इज इक्वल टू जो है मेरे पास आंसर आएगा। 2x इज इक्वल टू सॉरी, यहाँ पे मेरे पास 10 होगा, तो यहाँ पे आके +10 हो गया, तो 2xy माइनस मेरे पास 5 आंसर आएगा। तो इसका मैं सॉल्यूशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5 मेरे पास पहले आ रहा था, y इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में 4y इज इक्वल टू 5x + 1 मैंने निकाला। 5x जो है +1 सॉरी, क्योंकि +1 आएगा, यहाँ पे +5 था, -4 किया था। अब यहाँ पे मैंने आंसर क्या निकाला, 2x माइनस 10 y -5। मेरे पास आंसर जो है इसका आया y इज इक्वल टू 2x -5। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी कि 2x इज इक्वल टू y -5 को 4 से जो है मल्टीप्लाई कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसको रीअरेंज कर लेती हूँ। y इज इक्वल टू कर देती हूँ 2x + 5, सॉरी 2x + 5 कर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे +10 था तो यहाँ पे भी मेरे पास प्लस आएगा, 2x + 5। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास जो है दोनों साइड पे मैंने मल्टीप्लाई किया, 2x + 5 इंटू 4। तो मेरे पास आंसर आया 4y इज इक्वल टू 8x प्लस 4 5 = 20। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 8x + 20। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। लाइक 4y - 5x जो है 4y इज इक्वल टू 5x + 1। इसको मैं रिमूव करके आगे सॉर्ट आउट करती हूँ। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बट आंसर हमारा निकल आएगा। 4y इज इक्वल टू हमारे पास आया था 5x + 1, और उसके बाद हमारे पास आया था 4y इज इक्वल टू 8x - 20, यही था। फिर माइनस किया, 4y वैसे ही 4y से कट गया, यहाँ पे मेरे पास जो था प्लस माइनस मेरे पास -3x आ जाएगा, और यहाँ पे -20 + 1। अब ये मैंने यहाँ पे माइनस किया है, तो मेरे सारी चीजें मेरे पास प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस जो है वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर है 5x + 1 इज इक्वल टू, मैं कह लेती हूँ 5x + 1 इज इक्वल टू 8x - 20, इस तरह कर लेती हूँ ताकि इजीली सॉर्ट आउट हो सके। -20। अब मैंने क्या किया, ये जो 5x है और 8x है, अगर मैं 1 को यहीं रखती हूँ और 20 इस साइड पे ले आती हूँ, और 8x जो है -5x कर देती हूँ, 5x। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू मेरे पास 21 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 ÷ 3, सिंपली 3 7 = 21। तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7। अब देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर जो है उन्होंने क्या बताया हुआ है। जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे 7, और जो y की वैल्यू मेरे पास आई थी वो थी 9, वो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। या फिर अगर नहीं भी निकाली तो मैं सिंपली कोई भी यहाँ से वैल्यू उठाऊंगी, ठीक है। लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने ली है y इज इक्वल टू 2x - 5 पीछे हमने निकाला था, तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे जो x की वैल्यू मेरी आई है वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगी, 2 × 7। तो यहाँ पे 14 - 5, तो 14 - 5 मेरे पास 9 आंसर आएगा। तो मैं इसका आंसर जो है y की वैल्यू मेरे पास 9 है, x की वैल्यू मेरे पास 7 है, तो 7/9 जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अब देखते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस आंसर के जरिए सॉर्ट आउट करने की कोशिश किया, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं होता।
टाइम टेकिंग है, बट आंसर जो है वो ठीक आ जाता है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 11? तो सिंपली यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। 11, 22, 33, 14, इनको वन बाय वन काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे 9 ऐसे डिजिट्स हैं जो कि डिविजिबल हैं बाय 11, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 9 होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है जो कि है ax+2y = 5 and 3x - 6y = 20 in the system of equation above is a constant। तो इसका सॉल्यूशन जो है देख लेते हैं, अगर तो मेंशन ठीक तरीके से किया हुआ है, अदरवाइज फिर हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कंसीडर कर लिया है A1/A2, B1/B2। आप स्मॉल भी ले सकते हैं, कैपिटल भी ले सकते हैं। A1 उन्होंने A ही कहा है, B जो है उन्होंने कहा है कि A2 जो उन्होंने लिया है वो 3 है, यानी ये वाली वैल्यू उन्होंने उठाई है। ये A1 ले लिए, ये A2 ले लिए, ये B1 और ये B2 उन्होंने ले लिए। फिर अब यहाँ पे ये वैल्यूज को हमने पुट कर दी है। अब हमने इन इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कैसे करना है नेक्स्ट बताया गया है। देखते हैं। A1/3 सारे जो है इक्वेशन को इसी तरह उन्होंने पुट कर दी है। A1/A/3 किस तरह? A1/A2, B1/B2, 2/-6 इज इक्वल टू A और 6/-6 इज इक्वल टू। अब ये जो है दोनों की वैल्यूज A1/A2, B1/B2 की वैल्यू पुट करके उन्होंने जो है इसका आंसर जो है यहाँ पे 6/-6, तो यहाँ पे -1 जो है हमारे पास A का आंसर निकल रहा है। तो उन्होंने पूछा भी इसी का है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द प्राइस ऑफ कारपेट इज 8 मीटर लॉन्ग, ये इजी है आई थिंक। इफ द प्राइस ऑफ कारपेट इज 8 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर वाइड, तो पहले उन्होंने क्या किया है इस इक्वेशन में, फर्स्ट जो है एरिया ऑफ फर्स्ट कारपेट 8 × 3 यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ उन्होंने ले लिया, तो मेरे पास जो है एरिया कितना आया 24। फिर सेकंड कारपेट उन्होंने लिया जिसका 12 और 6 है, 12 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया मेरे पास। कॉस्ट ऑफ कारपेट ऑफ 24, अब उन्होंने 24 वाली जो है ना कारपेट, फर्स्ट वाली जो कारपेट है उसका फाइंड आउट करने को कहा है, कॉस्ट उसकी फाइंड आउट करने बताई हुई है 6288। अब उन्होंने सेकंड की जो है पूछी हुई है कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ 72 जो है 72 हमारे पास 6288 जो है गिवन है, डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे। और ये इनको आपस में काटने के बाद मेरे पास 18864 जो है इसका आंसर आ जाता है। ये एक इजी क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट क्रॉप रिक्वायर हाई टेम्परेचर, हाई लाइट, रेनफॉल, इरिगेशन, टू एंड फ्रॉस्ट, फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ? ये कॉटन है हमारे पास। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ईमेल एड्रेस? तो यहाँ पे यूजर नेम @ ऑफ कोई भी वेबसाइट हो सकती है। यहाँ पे हम .com ले सकते हैं, .info ले सकते हैं, इसके अलावा .org यानी ऑर्गेनाइजेशन ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास ईमेल एड्रेस आ जाते हैं, लेकिन करेक्ट जो वे है यूजर नेम @website.info, कोई भी वेबसाइट होगी जो। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल जो है ये कंप्यूटर से वर्ड लिया गया है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड जो क्यूरी लैंग्वेज है ये स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, इसके अलावा डाटा को रिट्राइव करने के लिए जो है डेटाबेस में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा नेक्स्ट मूव कर लेते हैं 51 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स? तो डिफरेंट जनरेशन्स जो हैं कंप्यूटर की आप लोगों ने डिस्कस की होंगी, देखी होंगी, या मेरे लेक्चर्स लिए हैं उनसे आइडिया हुआ होगा। वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आ जाती है, फर्स्ट जनरेशन में। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ जाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फोर्थ की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर्स आ जाते हैं। फिफ्थ की बात करते हैं
तो अल्ट्रा लार्ज जो है हमारे पास प्रोसेसर्स आ जाते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी फिफ्थ जनरेशन में आ जाती है। यही 5 जनरेशन है कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन उन्होंने कहा वैक्यूम ट्यूब है। तो सेकंड कौन सी चीज ने आके रिप्लेस किया, वो ट्रांजिस्टर है हमारे पास। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 52 MCQs की तरफ। विच टूल बार हैज अ स्लाइड डिजाइन ऑप्शन इन MS पावर पॉइंट। तो हमारे पास जो ड्राइंग और स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं ये हमारे पास डिजाइन ऑप्शन के लिए नहीं होती, बल्कि हमारे पास जो फॉर्मेटिंग टूल बार है ना, जब हम हमारी जो स्लाइड है उसको ओपन करते हैं, स्लाइड लेआउट पे लेके जाते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार वहां पे मौजूद होती हैं डिजाइन करने के लिए MS पावर पॉइंट के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है होगा वो फॉर्मेटिंग टूल बार है, बाकी दोनों ड्राइंग एंड टूल स्टैंडर्ड नहीं इसमें शामिल। इसके अलावा ब्लू लगून इज लोकेटेड इन आइसलैंड। ब्लू लगून जो है ये आइसलैंड के अंदर मौजूद है। इसके अलावा इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये सिंपल ही है क्वेश्चन है। आइसलैंड में ब्लू लगून जो है ये मौजूद है। इसके अलावा नेक्स्ट सोवियत लीडर मिखेल गोरबेशेव पॉलिसीज ऑफ ग्लासनोस्ट and perestroika resulted in new willingness to tolerate significant changes in Soviet society। जो सोवियत यूनियन है ये इसका दूसरा नाम रशिया भी है। 1980s में इसकी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए जो है पॉलिसीज बनाई गई थी। और इन पॉलिसीज के नतीजे में क्या किस बात पे किस क्या नतीजा जो है वो अखज किया गया था। तो यहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो MCQs गिवन है, बट अ न्यू विलिंगनेस टू टोलरेट सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी कोई भी मसला आ जाए तो उसको हमने टू टेक अप, उसको लेके चलना है, उसको बर्दाश्त करना है सिग्निफिकेंट चेंजेस के साथ रशिया में। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। विच वुमेन साइंटिस्ट रिसर्च लेड टू द फाउंडेशन ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है लाइट के जरिए जो है वेरी फास्ट वे में जो है डाटा ट्रांसफर होता है। किसने ये जो है इसके फाउंडर कौन है, वो डॉक्टर शिरले जैक्सन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में कहा हुआ है। COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंडोर्स्ड पनिशमेंट टू डैश ऑन द चार्जेस ऑफ लीकेज ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो ये 56 वाला MCQs है। इसमें कमर जावेद बाजवा ने ना ब्रिगेडियर राजा जो रिजवान है उनको जो है जो आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, 2018 में उन्होंने पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर सीक्रेट्स थे उन्हें सेंट्रल इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी CIA वहां पे उन्होंने लीक करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में जो है उनको नजरबंद किया गया, उनको सजा दी गई। तो तकरीबन उन्होंने 24 नवंबर 2019 को जो है खुदकुशी कर ली थी। यानी उसके बाद उनकी डेथ जो है वो अकर हो गई। ये ब्रिगेडियर राजा रिजवान इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड। तो यहाँ पे हिस्टोलॉजी करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर हम साइटोलॉजी की बात करते हैं तो ये सेल्स की स्टडी को कहते हैं। एनाटॉमी जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को कहते हैं। नन ऑफ दीज नहीं होगा, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज है। इसके अलावा सेंटो स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1955 में अमल में आई, इस्टेब्लिश हुई, और पाकिस्तान भी इसका मेंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज फोन्ट्स। यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, टोगल केस, इंडेंट केस। तो इन केस की बात करते हैं तो जो अपर केस है ये यानी वर्ड्स को ऑन द अपर साइड जो है वो मेंशन अगर हम यूं यूज करते हैं तो ये अपर साइड पे यूज करने के लिए यूज होता है। अगर हम लोअर केस की बात करते हैं तो नीचे नोट करने के लिए। टोगल केस की बात करते हैं तो ये लोअर टू अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। तो ये तमाम जो है फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन इंडेंट केस जो है जो कि इस साइन से मौजूद होता है हमारी जो टूल बार है उसके यहाँ इस साइड पे सब ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए रिबन टैब को तो इंडेंट केस जो है वो मौजूद होता है, जो कि फॉन्ट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इंडेंट केस इज द करेक्ट ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, अ यू टर्न केम इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आफ्टर वर्ल्ड लॉन्च वर्ल्ड वार अगेंस्ट टेररिज्म। 2001 में जो है ये यू टर्न फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के अंदर आती है। कब? जब जो 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया आता है, तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, सफारती पॉलिसी जो है, उसको खतरा लाहक हो जाता है कि कौन कौन सा कंट्री जो है हमारे साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखेगा, कौन कौन सा कंट्री जो है अपने ताल्लुकात खराब करेगा अगर हम अफगानिस्तान की साइड लेते हैं। तो हमें उस वक्त यू टर्न की जरूरत पड़ी। यूएस ने भी हमसे पूछा कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो हमने उस वक्त उन्हें कहा कि हम इस वक्त आप लोगों के साथ खड़े हैं। तो उसके बाद जो है तालिबान के अगेंस्ट या फिर जो भी अलकायदा की जमात थी टेररिज्म के अगेंस्ट जो है वो आवाज उठाई पाकिस्तान ने बाकी ममालिक के साथ मिलकर। तो किसी हद तक पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का भी साथ देना चाहता था, बट इट वॉज अ टाइम टू टेक यू टर्न फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। विच पार्ट ऑफ कैमरा इज एनालॉग टू रेटिना इन द ह्यूमन आई? तो ये विच पार्ट ऑफ कैमरा जो है, ये फिल्म है, लेंस, अपर्चर और शटर वगैरह जो है ये इस्तेमाल नहीं होते। जो अपर्चर है ये को होल जो है वो मौजूद होता है, और शटर जो है ये शटर साउंड से निकला है, लेकिन फिल्म जो है ये यूज होता है। स्पोर्ट्स सच एज नेटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल ये ओपन स्किल्स में इस्तेमाल होती हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में विच बैटल स्पोर्ट वाज मोस्ट नीडेड? उस वक्त बाकी न्यूक्लियर स्पोर्ट भी थी, नेवल स्पोर्ट भी थी, लेकिन एयर स्पोर्ट जो है उसकी कमी थी। और उसके बाद एयर स्पोर्ट जो है उसमें बेहतरी आई, तो इसकी अशद जरूरत थी उस वक्त इसकी जरूरत महसूस हुई। 1939 टू 1945 तक जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 रही है। ऑल कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, और ये मदरबोर्ड जो है सीपीयू के अंदर मौजूद होता है। तमाम जो यूएसबी और बाकी सारी डिवाइसेस, तमाम चीजें आकर मदरबोर्ड में कनेक्ट होती हैं। कीबोर्ड का जो है वो भी आके सीपीयू में कन्वर्ट होता है, कनेक्ट होता है, बट सीपीयू के अंदर जो है वो मदरबोर्ड मौजूद होता है। तमाम पेरिफेरल्स मदरबोर्ड में आके कनेक्ट होते हैं। टू न्यूक्लियाई मॉडल गिवन इन, इसे मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल भी कहा जाता है। 1945 में ये जो टू न्यूक्लियाई मॉडल है ये दिया गया था। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो है अगर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, तो ये दो अमेरिकी जो हैं साइंटिस्ट की तरफ से मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल दिया गया था, ताकि ग्रोथ पॉइंट जो है इकोनॉमी का उसके ऊपर काम करने के लिए, इकोनॉमिक इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, ताकि ये जो प्यूर न्यूक्लियाई मॉडल है ना, यहाँ पे उन्होंने कहा था कि सेंट्रल बिजनेस जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे ईच जो न्यूक्लियस है या ईच ग्रोथ पॉइंट है, सिटीज के अराउंड मल्टीपल ग्रोथ पॉइंट जो हैं वो होने चाहिए। लेकिन इस वक्त एक जो है न्यूक्लियाई पॉइंट है, एक ग्रोथ पॉइंट है एक सिटी के अंदर। तो उन्होंने मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल या फिर मल्टीपल न्यूक्लियाई पॉइंट टू ग्रो सिटीज अराउंड मल्टीपल ग्रोथ पॉइंट्स उन्होंने जो है ये मॉडल दिया 1945 के अंदर। In which agreement Muslim League, Congress and Sikh fully agreed with Lord Mountbatten Indian Independence Act, जिसमें पाकिस्तान जो है इसकी भी सेपरेशन का जिक्र किया गया था। इस वजह से मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सिख इन्होंने फुली जो है लॉर्ड माउंटबेटन का जो अग्रीमेंट था उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, अग्री किया इसके ऊपर 1947 में। लॉन्गेस्ट आयत ऑफ कुरान ऑफ सूरा अल बकरा, तो लॉन्गेस्ट आयत जो है वो आयत नंबर 282 है, जिसका जो तर्जुमा है वो शुरू होता है कि अल्लाह किसी जान पर इसकी ताकत से ज्यादा जो है वो बोझ नहीं डालता, यहाँ से ये आयत शुरू होती है। तो ये लॉन्गेस्ट आयत है कुरान मजीद की सूरत बकरा में। सूरत बकरा जो है वो लॉन्गेस्ट सूरा है। Which was the title of Allama Iqbal's PhD thesis, The Development of Metaphysics in Persia? अल्लामा इकबाल के अगर सुपरवाइजर का नेम हम देखें तो फ्रीड्स होमेल जो हैं वो उनके सुपरवाइजर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मुनिश 1908 में अल्लामा इकबाल ने जो है वो पीएचडी की। उसके बाद रेड सी इज कनेक्टेड टू विच गोल्फ थ्रू बाबे मंदेब स्ट्रेट? तो ये गुल्फ ऑफ अदन है। जो बाबे मंदेब है ये एक नैरो शैलो स्ट्रेट है जो कि कनेक्ट करती है रेड सी को एडन और इंडियन ओशन के साथ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो गुल्फ ऑफ एडन होगा। हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? सिकंदर मिर्जा ने जो है जो पाकिस्तान के पहले सदर
और इसके अलावा सिकंदर मिर्जा जो हैं वो फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं। तकरीबन 1956 टू 1958 जो हैं सिकंदर मिर्जा सदर पाकिस्तान रहे। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, 1958 में सिकंदर मिर्जा ने जो है वो एब्रोगेट कर दिया, खत्म कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया, क्योंकि उनके पास पावर थी। इससे पहले तकरीबन 1952 टू 1956 1955 टू 1956 जो है सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। तो 7 अक्टूबर 1958 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एब्रोगेट कर दिया गया था, सिकंदर मिर्जा से ने किया था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो थे। विच क्रिकेट वर्ल्ड कप ज्वाइंटली होस्ट बाय पाकिस्तान एंड इंडिया? 1987 का जो वर्ल्ड कप है वो पाकिस्तान ने और इंडिया ने जो है ज्वाइंटली होस्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वुल्फ ऑफ बोस्निया इज सिचुएटेड बिटवीन। तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा फिनलैंड एंड स्वीडन, गुल्फ ऑफ बोस्निया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। साइबर हरासमेंट हेल्पलाइन वाज लॉन्च्ड ऑन 1 दिसंबर 2016 में जो है हरासमेंट के अगेंस्ट, जो कि वुमेन हरासमेंट के अगेंस्ट हेल्पलाइन लाइन जो है पाकिस्तान की तरफ से 1 दिसंबर 2016 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं सॉफ्ट पावर इज। सॉफ्ट पावर यानी ज्यादा उनके ऊपर फोर्स ना इस्तेमाल करना, बल्कि बिल्कुल नरम तरीके से लोगों को जो है मनाना, उनके साथ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करना, कोलैबोरेट करना, गेटिंग अदर्स टू अग्री विद यू विदाउट यूजिंग कोएर्सिव फोर्स, कोई भी फोर्स यूज किए बगैर। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज इलेक्टेड बाय। जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होता है उसे प्रोविजनल और नेशनल असेंबलीज मिलकर इलेक्ट करती हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट है उसे सेनेट, नेशनल असेंबली, प्रोविजनल असेंबली तमाम मिलकर जो हैं उसे इलेक्ट करती हैं। नॉर जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ स्टेट होता है, बट जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, याद रख सकते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी 120/80 mmHg होगा। अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो वो 140/90 पे चला जाता है और उससे अबव भी चला जाता है, जो कि अनकंट्रोल्ड होता है। द मेन रोल इन ड्रामा वारिस इज एक्टेड बाय। वारिस जो ड्रामा था बहुत फेमस ड्रामा रहा है। इसके जो एक्टर हैं वो आबिद अली हैं और इसके जो राइटर हैं वो अमजद सलाम अमजद हैं। तकरीबन 13 अप्रैल 1919 को जो है ये ड्रामा जो है फॉर द फर्स्ट टाइम टीवी के ऊपर आया था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड अपॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। हमें भी पता है प्रेशर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और वो एस्केप नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे और वो एस्केप इजीली नहीं करेंगे। बाकी मास डेंसिटी और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। एनिमल्स विच आर नो लॉन्गर प्रेजेंट ऑन अर्थ, एक्सटिंक्ट एनिमल है, इंडेंजर होंगे तो दे आर नियर टू बी एक्सटिंक्ट। उसके बाद जालियांवाला बाग मैसेकर इज नाउन एज। ये जो MASSACRE वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है ये पीपल किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये ना लोगों को मारा गया था जालियांवाला बाग में। रोलेट एक्ट था जिसके नतीजे में बेसरो सामानी की हालत में लोगों को बहुत बुरे तरीके से जो है अमृतसर मैसेकर जो है इसके नतीजे में लोगों को मारा गया था ब्रिटिश इंडिया पीरियड के दौरान। इसके अलावा बैटल इन विच होली प्रॉफिट पार्टिसिपेटेड इज नोन एज, जिसे गजवा कहते हैं। सही की बात करते हैं तो ये जो है सफा मरवा जो है इनकी पहाड़ियों पर चलना ड्यूरिंग हज और दूसरा जो है उसके मौका पर उसे सही कहा जाता है। सरिया जो है ये ऐसी जंगें जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी तो मौजूद थे लेकिन वो खुद मौजूद नहीं थे। तो यहाँ पे गजवा करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मैनी मसारिफ ऑफ ज़कात, यहाँ पे 8 मसारिफ हैं जो कि सूरह तौबा में मेंशन किए गए हैं उनके नेम्स। व्हाट डज तरावी मीन? तरावी का मतलब, तरावी जो है ये अरबी का लफ्ज है और इसका मतलब होता है टू रेस्ट। तो इसके अलावा टाइम टेकन फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ इज 8 minutes and 20 seconds। अगर हम मून की बात करते हैं तो मून कितनी देर में जो है अर्थ तक मून लाइट जो है वो कितनी देर में पहुंचेगी? तकरीबन 1.26 सेकेंड्स में, 1.26 सेकेंड में।
इसके अलावा सदपारा लेक इज इन, ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे है सदपारा से। आपको और भी बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं, बट फिलहाल टाइम की शॉर्टेज की वजह से जस्ट गिलगित बल्तिस्तान जो है वो आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है सकर्दू में मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट, जो है वो स्कर्दू है, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा नेक्स्ट, हजरत खतीजा के गुलाम का क्या नेम था? उनका नाम मैसरा था। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना का जिक्र सूरह अहज़ाब में किया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया और 4 उम्रे किए। उर्दू के मसादर बरे सगीर की किस जुबान से मिलते हैं? ज्यादातर ये पंजाबी से मिलते हैं। सीरत नबी नबवी किसने मुकम्मल की? ये इलामा शबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी जो है, इन दोनों ने सीरत नबी लिखी, लेकिन मुकम्मल जो है वो सैयद सुलेमान नदवी ने की। अब उन्हें ढूंढ और चिरागे रुख ज़ेबा किस तर्ज की किताबें हैं? ये खाका निगारी की जो है वो तर्ज है। ये किताबें जो हैं वो इल्हामा इकबाल की पोइट्री के नेम पर जो हैं ये जो हैं वो लिखी गई। और ये लिखी किसने है? वो डॉक्टर अली मोहम्मद ने जो है ये किताबें लिखी। इल्हामा इकबाल के अशार से इन किताबों के नाम लिए गए। इसके अलावा तकाबली तनकीद की बुनियाद किसने रखी? तकाबली यानी मुकाबले के तौर पर तनकीद करना, किसी ने कोई आर्टिकल लिखा है उसका ऊपर तनकीदी आर्टिकल लिखना, तो उसकी बुनियाद जो है वो शिबली नोमानी में ने रखी। जिंदानामा किसका शेरी मजमूआ है? ये है फैज अहमद फैज, उनका जो है जो जिंदा नामी है नामा है, इसमें ना जो कह सकते हैं कि बल्कि ये इतना काफी है। यादों की बारात किसकी सवाने हयात है? यादों की बारात जो है वो जोश मली आबादी जो है उनकी जो है सवाने हयात है, जिंदगी के बारे में है। सवाने हयात किसी की जिंदगी के बारे में बयान करना, तो ये जोश मली आबादी की है। गुरेज किस सिन्फ से ताल्लुक रखता है? गुरेज जो है ये कसीदा से ताल्लुक रखता है। कसीदे का जो पहला हिस्सा होता है वो नशेब पर मुश्तमिल होता है और दूसरा जो है वो गुरेज पर मुश्तमिल होता है। तो ये एक तसलसल और जो रब्त है वो कायम करता है कसीदे के अंदर। रिसाला तहसीबुल इखलाक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान ने जारी किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1800 में बना है। सरजमीन पाको हिंद में मगरबी तर्ज का पहला तालीमी इदारा था, जो कि लॉर्ड जो वेलीज जो हैं उन्होंने उनके हुक्म का पर जो है ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में बनाया गया। मगरब के तनकीदी असूल किसकी किताब है? ये सज्जाद बाकर रिजवी हैं। इनके मगरब के तनकीदी असूल के अलावा तहजीबो तख्लीक भी जो है वो सज्जाद बाकर रिजवी की कह सकते हैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जो है वो बुक है। यहाँ पे हमारा जो है वो 2023 का असिस्टेंट का एक और पेपर खत्म होता है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है उनकी समझ आई होगी। अगर आप हमारा फ्री सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो 306 68 56 932। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अ, हम एक नए पेपर के साथ एक नए जोश के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।